एक गरीब लोहार जिसके हाथों में सिर्फ हथौड़ा और आग थी, और एक राजकुमारी जिसकी तकदीर पहले ही राजनीति के नाम लिख दी गई थी। यह कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं है, यह कहानी है उस पल की जब एक नजर ने राजमहल की दीवारों को चुनौती दी और एक हथौड़े की चोट ने सिंहासन की नींव हिला दी। क्योंकि जब एक राजकुमारी का दिल एक साधारण लोहार के नाम धड़कने लगे तो सवाल सिर्फ प्रेम का नहीं रहता, सवाल बन जाता है, क्या राजा की तलवार ज्यादा ताकतवर है या एक गरीब का सच्चा प्यार? आगे जो होने वाला है वह न सिर्फ इस प्रेम को परखेगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि विजयनगर का भविष्य बचेगा या लहू में डूब जाएगा। क्योंकि आने वाले समय में एक गुप्त मुलाकात होगी, एक साजिश रची जाएगी और एक ऐसा रहस्य खुलेगा जो राजकुमारी और लोहार दोनों की जिंदगी बदल देगा। तो चलिए अब कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां प्रेम डर से बड़ा होने लगा था। राज्य का नाम था विजयनगर, एक ऐसा समृद्ध साम्राज्य जहां सोने की मीनारें सूरज की रोशनी से चमकती थीं और राजमहल की दीवारें इतिहास की कहानियां अपने भीतर समेटे हुए थीं। लेकिन इस वैभवशाली नगरी के बाहर शहर की आखिरी सीमा पर एक छोटी सी बस्ती थी, लोहारों की बस्ती। वहां न कोई संगमरमर था, न रेशमी पर्दे, बस आग, लोहा और पसीने की गंध थी। उसी बस्ती में रहता था अर्जुन, एक गरीब लोहार जिसकी पहचान उसके नाम से कम और उसके हथौड़े की आवाज से ज्यादा थी। अर्जुन के लिए हर सुबह एक जैसी होती थी। सूरज निकलने से पहले वह अपनी झोपड़ी से बाहर आता, भट्ठी में आग जलाता और लोहे को लाल गरम करता। उसके हाथों में छाले थे, माथे पर हमेशा पसीना, लेकिन आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो सिर्फ तलवारें नहीं बल्कि अपनी किस्मत भी गढ़ना चाहता हो। लोग कहते थे कि अर्जुन के बनाए हथियारों में कुछ अलग ही बात होती थी, जैसे उनमें उसकी आत्मा बसती हो। उसी राज्य में रहती थी राजकुमारी काव्या, राजा विक्रमसेन की इकलौती संतान। काव्या सुंदर थी, लेकिन उसकी सुंदरता सिर्फ उसके चेहरे तक सीमित नहीं थी। उसकी आंखों में प्रश्न थे, दिल में आजादी की चाह और आत्मा में एक बेचैनी। महल की दीवारें उसके लिए सोने का पिंजरा थीं। उसे नृत्य, संगीत और राजनीति सिखाई गई, लेकिन कभी यह नहीं सिखाया गया कि वह अपनी मर्जी से जी भी सकती है। राजा विक्रमसेन अपनी बेटी से बेहद प्रेम करते थे, लेकिन उनके प्रेम में भी सत्ता की कठोरता थी। काव्या के लिए उन्होंने पहले ही एक राजकुमार चुन लिया था, उत्तर के शक्तिशाली राज्य का वारिस। यह विवाह राजनीति के लिए था, प्रेम के लिए नहीं। काव्या यह जानती थी, लेकिन विरोध करने की हिम्मत उसमें अभी तक नहीं आई थी। कहानी की पहली चिंगारी उसी दिन भड़की जिस दिन राजमहल से फरमान निकला, राज्य की सेना के लिए नए हथियार बनाए जाएंगे और इसके लिए पूरे राज्य के श्रेष्ठ लोहारों को बुलाया जाएगा। अर्जुन का नाम भी उस सूची में था। यह उसके जीवन का पहला मौका था जब उसे राजमहल के भीतर कदम रखने का अवसर मिला। जिस दिन अर्जुन महल पहुंचा, वह अपने फटे हुए लेकिन साफ कपड़ों में था। उसके हाथों में उसकी बनाई हुई तलवार थी, सादा लेकिन संतुलित और धारदार। जब वह राजसभा में पहुंचा तो उसकी नजर अनजाने में ऊपर उठ गई और वहीं पहली बार उसने काव्या को देखा। वह राज सिंहासन के पास खड़ी थी, रेशमी वस्त्रों में, लेकिन उसकी आंखें कहीं खोई हुई थीं। जैसे ही उसकी नजर अर्जुन से टकराई, एक पल के लिए समय थम गया। अर्जुन ने तुरंत नजर झुका ली। उसे अपनी औकात का एहसास था, लेकिन काव्या की नजरें अब भी उसी पर टिकी रहीं। उसने कई योद्धा देखे थे, कई राजकुमार भी, लेकिन इस साधारण लोहार की आंखों में उसे कुछ अलग दिखा, एक सच्चाई, एक आग। राजा विक्रमसेन ने अर्जुन की तलवार उठाई, उसे परखा और आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तलवार हल्की थी, लेकिन मजबूत धार ऐसी कि हवा भी कट जाए। राजा ने अर्जुन की प्रशंसा की और उसे महल के शस्त्रागार में काम करने का आदेश दिया। अर्जुन के लिए यह सम्मान था, लेकिन साथ ही डर भी। महल की चमक दमक उसे अपनी गरीबी और उसकी सीमाएं याद दिला रही थीं, लेकिन उसे क्या पता था कि यही महल उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला है। अगले कई दिनों तक अर्जुन महल में काम करता रहा। शस्त्रागार के रास्ते से गुजरते हुए वह अक्सर बागीचे के पास से जाता, जहां काव्या अकेले टहलने आती थी। दोनों की नजरें कई बार मिलीं, लेकिन कोई शब्द नहीं बोले गए। यह खामोशी ही उनके बीच पहला रिश्ता बन रही थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान लाल हो चुका था, वैसा ही लाल जैसा अर्जुन की भट्ठी का लोहा, काव्या ने पहली बार हिम्मत करके अर्जुन से बात की।
उसका स्वर शांत था, लेकिन उसमें एक कंपन था। क्या तुम वही लोहार हो जिसकी तलवार की तारीफ पिताजी करते नहीं थकते? अर्जुन घबरा गया। उसने सिर झुकाकर कहा कि वह सिर्फ अपना काम करता है, लेकिन काव्या मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसने अर्जुन के दिल में कुछ तोड़ भी दिया और कुछ बना भी दिया। उन्हें नहीं पता था कि यह छोटी सी बातचीत एक ऐसे प्रेम की शुरुआत है जो न सिर्फ उनकी जिंदगी बल्कि पूरे राज्य की तकदीर बदल देगा। क्योंकि जहां एक तरफ प्रेम जन्म ले रहा था, वहीं दूसरी तरफ महल की दीवारों के भीतर साजिशें भी पनप रही थीं। और इस प्रेम कथा की राह में सिर्फ गरीबी और राजसी मर्यादा ही नहीं, बल्कि खून, विश्वासघात और बलिदान भी इंतजार कर रहे थे। उस शाम के बाद महल की हर सुबह अर्जुन के लिए पहले जैसी नहीं रही। हथौड़ा वहीं था, आग वहीं थी, लोहा वहीं था, लेकिन अब हर चोट के साथ उसके दिल में काव्या की मुस्कान गूंजने लगी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या था, क्योंकि उसने कभी प्रेम के बारे में सोचा ही नहीं था। एक गरीब लोहार के लिए प्रेम कोई सपना नहीं, बल्कि एक अपराध जैसा माना जाता था, खासकर जब वह प्रेम राजमहल की राजकुमारी से हो। दूसरी ओर काव्या की रातें करवटों में कटने लगी थीं। महल की दीवारें जो पहले उसे कैद लगती थीं, अब और भी भारी महसूस होने लगी थीं। उसे हर जगह अर्जुन की आंखें दिखतीं, सच्ची, सीधी और बिना किसी स्वार्थ के। राजकुमारों की मीठी बातें, रेशमी उपहार और झूठी शालीनता उसे खोखली लगने लगी थी। पहली बार किसी ने उसे राजकुमारी नहीं, एक इंसान की तरह देखा था। अगले कुछ दिनों तक दोनों की मुलाकातें सिर्फ नजरों तक सीमित रहीं। बागीचे में काव्या जानबूझकर उसी रास्ते से गुजरती जहां से अर्जुन शस्त्रागार की ओर जाता था। कोई शब्द नहीं, कोई वादा नहीं, बस एक मौन समझौता जो हर दिन गहरा होता जा रहा था। लेकिन महल में कुछ भी हमेशा छुपा नहीं रहता। राजा विक्रमसेन का प्रधानमंत्री महामंत्री शत्रुघ्न बहुत समय से काव्या की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए था। वह चालाक था, अनुभवी था और सत्ता की नब्ज पहचानता था। उसने देखा कि राजकुमारी की आंखें अब अक्सर बागीचे की ओर टिक जाती हैं और वहां अक्सर एक ही व्यक्ति मौजूद रहता है, वही गरीब लोहार। शत्रुघ्न के मन में एक सिहरन दौड़ गई। उसे पता था कि अगर यह बात फैल गई तो राज्य में तूफान आ सकता है, लेकिन साथ ही उसने इसमें अपने लिए एक अवसर भी देखा। एक रात जब महल नींद में डूबा हुआ था, काव्या ने अपनी दासी के माध्यम से अर्जुन को एक संदेश भिजवाया। आज पूर्णिमा की रात पुराने मंदिर के पीछे अर्जुन के लिए यह संदेश किसी आदेश जैसा नहीं, बल्कि किसी परीक्षा जैसा था। वह जानता था कि अगर वह गया तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी या खत्म हो जाएगी, लेकिन दिल ने पहली बार दिमागों को हरा दिया। पुराना मंदिर महल के सबसे सुनसान कोने में था। टूटी हुई मूर्तियां, झरते पत्थर और अंधेरे में जलता एक छोटा दीपक। वहीं चांदनी में खड़ी थी काव्या, सफेद वस्त्रों में जैसे कोई सपना। उस मुलाकात में उन्होंने ज्यादा बात नहीं की, शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। काव्या ने पहली बार अपने डर के बारे में बताया। राजनीतिक विवाह, अनजान जीवन और उस आजादी के खो जाने का डर जो उसने कभी पाई ही नहीं थी। अर्जुन ने अपने संघर्ष बताए, गरीबी, तिरस्कार और उस समाज की दीवारें जिन्हें वह रोज हथौड़े से तोड़ता था लेकिन पार नहीं कर पाता था। उसी पल दोनों ने महसूस किया कि वे दो अलग दुनिया के नहीं, बल्कि एक ही पीड़ा के दो रूप हैं। लेकिन किस्मत को यह मंजूर नहीं था कि यह मुलाकात बिना कीमत के खत्म हो। छाया में कोई था, किसी की नजरें सब कुछ देख चुकी थीं। अगली सुबह महल में हलचल थी। राजा विक्रमसेन के पास उत्तर के राज्य से संदेश आया। राजकुमार स्वयं विजयनगर आ रहा था। विवाह की तारीख तय करने के लिए यह खबर काव्या के लिए किसी सजा से कम नहीं थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। राजमहल में भावनाओं से ज्यादा राजनीति बोलती थी। इसी बीच महामंत्री शत्रुघ्न ने राजा के कान में झरघोलना शुरू कर दिया। बिना सीधे कुछ कहे, बस इशारों में उसने राजा को बताया कि महल की मर्यादा खतरे में है और कुछ लोग अपनी सीमा भूलने लगे हैं। राजा ने तुरंत जांच का आदेश दिया। अर्जुन को यह एहसास होने लगा था कि हवा बदल रही है। शस्त्रागार में उसके काम पर निगरानी बढ़ गई थी और कुछ सैनिक उसे अजीब नजरों से देखने लगे थे, लेकिन असली खतरा उसे तब महसूस हुआ जब एक रात उसे गुप्त रूप से बुलाया गया
महामंत्री शत्रुघ्न के कक्ष में शत्रुघ्न ने मुस्कुराते हुए उससे बात की जैसे कोई दोस्त हो। उसने अर्जुन की कला की तारीफ की, उसके संघर्ष की सराहना की और फिर अचानक पूछा, क्या तुम जानते हो कि आग से खेलना कितना खतरनाक होता है? अर्जुन समझ गया था। यह चेतावनी थी, लेकिन अर्जुन भी अब वही इंसान नहीं रहा था जो कुछ दिन पहले था। उसने पहली बार अपने भीतर खड़े होने की ताकत महसूस की। उसने शत्रुघ्न की आंखों में देखा और बिना डरे कहा कि वह सिर्फ अपना काम करता है। शत्रुघ्न मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान किसी तूफान से पहले की शांति थी, क्योंकि अब साजिश शुरू हो चुकी थी। एक तरफ राजकुमारी का दिल अपने फैसले के करीब था, दूसरी तरफ एक गरीब लोहार की जिंदगी अब खतरे में थी और महल के भीतर ऐसी चालें चली जा रही थीं जिनका अंजाम सिर्फ प्रेम नहीं, खून भी हो सकता था। अगली सुबह विजयनगर के महल में अजीब सी बेचैनी थी। शस्त्रागार के द्वार सामान्य से पहले ही बंद कर दिए गए थे और सैनिकों की टुकड़ियां बिना कारण इधर उधर तैनात की जा रही थीं। अर्जुन ने यह सब महसूस किया, लेकिन उसने खुद को अपने काम में लगाए रखा। लोहे को आग में डालते हुए वह जानता था कि असली आग अब भट्ठी में नहीं, बल्कि उसके चारों ओर सुलग रही है। दोपहर होते होते अचानक शस्त्रागार में शोर मच गया। राजा के विश्वस्त सेनापति के नेतृत्व में सैनिक भीतर आए और बिना कोई कारण बताए अर्जुन को पकड़ लिया। उसके हाथ से हथौड़ा गिर पड़ा, वही हथौड़ा जिसने बरसों तक उसे जिंदा रखा था। अर्जुन ने विरोध नहीं किया, उसने सिर्फ इतना पूछा, मेरा अपराध? जवाब में उसे राजसभा में ले जाया गया। राजसभा खचाखच भरी थी। राजा विक्रमसेन सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनके दाईं ओर महामंत्री शत्रुघ्न खड़ा था, चेहरे पर बनावटी चिंता और आंखों में जीत की चमक। जैसे ही अर्जुन को सभा के बीच लाया गया, काव्या का हृदय जोर से धड़क उठा। उसने पहली बार किसी अपने को इस तरह अपमानित होते देखा था। महामंत्री ने आगे बढ़कर आरोप लगाया, राज्य के लिए बनाए जा रहे हथियारों में जानबूझकर दोष डालने का यह देशद्रोह था। सभा में सन्नाटा छा गया। अर्जुन अवाक रह गया। उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। वह जानता था कि यह झूठ है, लेकिन झूठ जब सत्ता के साथ खड़ा हो तो सच कमजोर पड़ जाता है। राजा ने अर्जुन की ओर देखा। उनकी आंखों में क्रोध कम, निराशा अधिक थी। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? अर्जुन ने सिर उठाया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन शब्द भारी। उसने कहा कि वह गरीब है, पर गद्दार नहीं। उसने बताया कि उसने अपना हर हथियार ईमानदारी से बनाया है, क्योंकि वही उसकी पहचान है। सभा में कुछ लोग प्रभावित हुए, लेकिन शत्रुघ्न ने तुरंत एक और चाल चली। उसने कहा कि जांच के दौरान अर्जुन को राजमहल के प्रतिबंधित हिस्से के पास देखा गया था, वही हिस्सा जहां राजकुमारी रहती है। यह सुनते ही सभा में कानाफूसी शुरू हो गई। काव्या का चेहरा पीला पड़ गया। अब बात सिर्फ अर्जुन की नहीं रही थी, अब उसकी प्रतिष्ठा भी दांव पर थी। राजा का स्वर कठोर हो गया। उन्होंने आदेश दिया कि अर्जुन को कालकोठरी में डाल दिया जाए। जब तक पूरी जांच न हो जाए वह कोई सजा नहीं थी, लेकिन चेतावनी जरूर थी। अर्जुन को अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। न रोशनी, न हवा, बस पत्थरों की ठंडक और सोचों की गर्मी। पहली बार उसके मन में डर ने जगह बनाई। उसे अपनी मौत का नहीं, बल्कि काव्या के भविष्य का डर था। वह जानता था कि उसका नाम राजकुमारी से जुड़ गया तो उसका जीवन और कठिन हो जाएगा। उधर काव्या ने पहली बार खुलकर विद्रोह किया। वह सीधे अपने पिता के कक्ष में गई। उसने विनती नहीं की, बल्कि सवाल किए, क्या बिना सबूत किसी को दोषी ठहराना न्याय है? क्या एक गरीब होना अपराध है? राजा चुप रहे। उन्हें अपनी बेटी की आंखों में वही आग दिखी जो कभी उनकी अपनी आंखों में हुआ करती थी। लेकिन वे राजा थे और राजा होने की कीमत भावनाओं से चुकानी पड़ती है। उसी रात काव्या ने एक फैसला लिया। उसने अपनी दासी की मदद से कालकोठरी तक संदेश पहुंचाया। यह कोई प्रेम पत्र नहीं था, बल्कि एक वादा था, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। इसी बीच शत्रुघ्न अपनी अंतिम चाल चल रहा था। उसने उत्तर के राजकुमार को सारी बात बता दी। तोड़े मरोड़े गए रूप में राजकुमार के अहंकार को ठेस पहुंची। उसके लिए यह सिर्फ प्रेम प्रसंग नहीं, बल्कि अपमान था। उसने राजा पर दबाव डाला कि इस कलंक को जल्द से जल्द मिटाया जाए। अगले दिन राजा ने निर्णय सुनाया, अर्जुन पर सार्वजनिक परीक्षा होगी।
उसे एक ऐसा हथियार बनाना होगा जो राज्य की सुरक्षा का प्रतीक बने। अगर वह असफल हुआ तो दोष सिद्ध माना जाएगा। यह परीक्षा सिर्फ कला की नहीं थी, यह अर्जुन के अस्तित्व की परीक्षा थी। जब अर्जुन को यह आदेश सुनाया गया तो उसके भीतर कुछ बदल गया। पहली बार उसने महसूस किया कि उसका हथौड़ा सिर्फ लोहे को नहीं बल्कि किस्मत को भी आकार दे सकता है। उसने ठान लिया कि वह यह परीक्षा सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उस प्रेम के लिए जीतेगा जिसे दुनिया स्वीकार नहीं करती। और उसी रात जब महल सो रहा था, काव्या चुपचाप शस्त्रागार के पास आई। उसने दूर से अर्जुन को काम करते देखा। आग की रोशनी में चमकता उसका पसीना और हर वार में छिपी उसकी दृढ़ता। उनकी नजरें मिली बिना शब्दों के। दोनों ने एक दूसरे से कहा, जो भी हो पीछे हटना अब संभव नहीं, क्योंकि अब यह प्रेम कहानी सिर्फ दो दिलों की नहीं रही थी, यह चुनौती बन चुकी थी, राज्य, सत्ता और समाज तीनों के लिए। अगली सुबह विजयनगर ने वैसी सुबह पहले कभी नहीं देखी थी। राजमहल के सामने विशाल मैदान को सजाया गया था। चारों ओर सैनिक, दरबारी, व्यापारी और आम जनता जमा थी। यह कोई उत्सव नहीं था, यह न्याय के नाम पर होने वाली परीक्षा थी। हर किसी की नजर एक ही दिशा में थी, उस अस्थाई भट्ठी पर जहां अर्जुन को अपना हथियार गढ़ना था। अर्जुन को कालकोठरी से सीधे मैदान में लाया गया। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में डर नहीं। वह जानता था कि आज अगर वह टूटा तो सिर्फ उसकी देह नहीं बल्कि उसका प्रेम भी कुचल दिया जाएगा। उसने भट्ठी के सामने खड़े होकर गहरी सांस ली। आग जलाई गई, लोहा उसमें रखा गया और उसी पल अर्जुन ने बाहरी दुनिया से खुद को काट लिया। भीड़ के बीच काव्या साधारण वस्त्रों में खड़ी थी। कोई उसे पहचान न पाए, यही उसने चाहा था, लेकिन उसके भीतर तूफान मचा हुआ था। हर चिंगारी जो भट्ठी से उठती उसके दिल को जला रही थी। वह जानती थी कि यह सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि अर्जुन का भविष्य गढ़ा जा रहा है। महामंत्री शत्रुघ्न दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि अर्जुन असफल होगा। उसने पहले ही भट्ठी में इस्तेमाल होने वाले लोहे में मिलावट करवा दी थी, ऐसी मिलावट जो अंतिम समय में हथियार को कमजोर कर दे। उसके लिए यह सिर्फ एक व्यक्ति को हटाने का खेल नहीं था बल्कि अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने की चाल थी। अर्जुन हथौड़ा उठाता रहा। हर वार के साथ उसके मन में काव्या का चेहरा उभरता रहा। उसने साधारण तलवार नहीं बल्कि एक ऐसा अस्त्र बनाने का निश्चय किया जो सिर्फ कांटे नहीं बल्कि रक्षा करे। एक ऐसा शस्त्र जो शक्ति के साथ संतुलन का प्रतीक हो। घंटों बीत गए, सूरज सिर के ऊपर आ चुका था। अर्जुन का शरीर जवाब देने लगा, लेकिन उसकी आत्मा नहीं। आखिरी वार के साथ उसने हथियार को पानी में डुबोया। भांप उठी, मैदान में सन्नाटा छा गया। राजा विक्रमसेन आगे बढ़े। उन्होंने हथियार उठाया। वह भारी नहीं था, लेकिन उसमें एक अजीब सी मजबूती थी। राजा ने उसे परखा, फिर अपने सेनापति को दिया। सेनापति ने उसे ढाल पर आजमाया। एक ही वार में ढाल दो हिस्सों में बंट गई। भीड़ में हलचल मच गई। शत्रुघ्न का चेहरा सफेद पड़ गया। यह संभव नहीं था, उसने मिलावट करवाई थी। फिर यह कैसे सफल हो गया? उसी क्षण अर्जुन ने वह बात कही जिसने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। उसने राजा से अनुमति लेकर बताया कि उसने भट्ठी में इस्तेमाल किए गए लोहे को पहले ही पहचान लिया था। लोहार की आंखें आग और लोहे से झूठ नहीं खाती। उसने उस मिलावट को हटाकर अपनी बस्ती से लाया शुद्ध लोहा इस्तेमाल किया था। राजा का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने तुरंत जांच का आदेश दिया। शस्त्रागार के कर्मचारियों से पूछताछ हुई। सच सामने आने लगा और सारी उंगलियां महामंत्री शत्रुघ्न की ओर उठने लगीं। सभा में कोलाहल मच गया। वर्षों से भरोसेमंद समझा जाने वाला मंत्री अब संदेह के घेरे में था। शत्रुघ्न ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन सत्ता की बुनियाद झूठ पर ज्यादा देर टिक नहीं पाती। इसी अफरा तफरी के बीच उत्तर का राजकुमार आगे आया। उसने काव्या की ओर इशारा करते हुए अपमानजनक शब्द कहे। उसने इस पूरे घटनाक्रम के लिए राजकुमारी के चरित्र पर सवाल उठा दिया। और वहीं काव्या चुप नहीं रही। वह भीड़ से आगे बढ़ी, साधारण वस्त्रों में, लेकिन राजकुमारी की गरिमा के साथ। पहली बार उसने सबके सामने सच बोला, अपने मन का, अपने डर का और अपने प्रेम का। उसने कहा कि अगर किसी ने मर्यादा तोड़ी है तो वह सत्ता है, जिसने प्रेम को अपराध बना दिया। पूरा मैदान स्तब्ध था।
राजा विक्रमसेन अपनी बेटी को देखते रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि वह जिस राजकुमारी को बचाना चाहते थे वही अब पूरे राज्य को आईना दिखा रही थी। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। शत्रुघ्न ने आखिरी दांव चला। उसने सैनिकों को इशारा किया, विद्रोह की कोशिश, राजा को हटाकर सत्ता हथियाने का प्रयास। लेकिन उसकी योजना अधूरी थी। जनता जो सब देख चुकी थी अब चुप नहीं रही। सैनिकों में भी फूट पड़ गई। कुछ ही समय में शत्रुघ्न को गिरफ्तार कर लिया गया। मैदान में शांति लौटी, लेकिन यह शांति तूफान के बाद वाली थी। राजा जानते थे कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रह सकता। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा, एक गरीब लोहार जिसने अपने साहस से दरबार की साजिशें तोड़ दी थीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था। क्या यह राज्य एक लोहार और एक राजकुमारी के प्रेम को स्वीकार करेगा, या फिर यह जीत सिर्फ एक नई जंग की शुरुआत है? काव्या और अर्जुन की नजरें मिलीं। इस बार उसमें डर नहीं था, लेकिन आने वाले कल का बोझ जरूर था। विजयनगर के आकाश पर उस शाम बादल छाए हुए थे, जैसे प्रकृति भी जानती हो कि आज कोई साधारण निर्णय नहीं होने वाला। राजमहल के भीतर सभा फिर से बुलाई गई थी, लेकिन इस बार माहौल अलग था। न वहां पहले जैसी अकड़ थी, न ही झूठ का वही आत्मविश्वास। महामंत्री शत्रुघ्न को बंदी बना लिया गया था। उत्तर का राजकुमार अपमानित होकर अपने शिविर में लौट चुका था और जनता पहली बार महसूस कर रही थी कि सत्ता अडिग नहीं होती। राजा विक्रमसेन सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनका मन भारी था। वर्षों तक उन्होंने जिस व्यवस्था को सही माना था, आज वही उनके सामने प्रश्न बनकर खड़ी थी। उनके सामने अर्जुन खड़ा था, एक गरीब लोहार जिसकी कोई उपाधि नहीं थी, कोई वंश नहीं था, लेकिन जिसकी रीढ़ सीधी थी। और उसके पास काव्या खड़ी थी, उनकी बेटी, उनकी कमजोरी और अब उनके राज्य का विवेक। सभा में सन्नाटा था। राजा ने धीमे स्वर में पूछा कि अर्जुन क्या चाहता है। यह प्रश्न सरल था, लेकिन उसका उत्तर पूरे राज्य की दिशा तय करने वाला था। अर्जुन ने कुछ क्षण चुप रहकर सभा की ओर देखा। उसने कहा कि वह न तो सत्ता चाहता है, न पद। वह सिर्फ यह चाहता है कि किसी इंसान को उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म से आंक आ जाए। उसने कहा कि अगर उसका प्रेम अपराध है तो वह सजा स्वीकार करने को तैयार है, लेकिन झुकने को नहीं। सभा में हलचल मच गई। यह साहस था, लेकिन साथ ही यह एक चुनौती भी थी, पूरे सामाजिक ढांचे को दी गई चुनौती। काव्या आगे बढ़ी। इस बार उसकी आवाज कांप नहीं रही थी। उसने कहा कि अगर यह राज्य एक गरीब लोहार के प्रेम को स्वीकार नहीं कर सकता, तो वह ऐसे राज्य की राजकुमारी बनकर नहीं रहना चाहती। उसने स्पष्ट कर दिया कि वह किसी राजनीतिक विवाह का हिस्सा नहीं बनेगी। यह कोई भावनात्मक धमकी नहीं थी, यह एक ठोस निर्णय था। राजा विक्रमसेन के लिए यह पल सबसे कठिन था। एक तरफ राज्य की परंपराएं थीं, दूसरी तरफ उनकी बेटी का भविष्य। उन्होंने वर्षों तक युद्ध लड़े थे, दुश्मनों को हराया था, लेकिन आज उन्हें पहली बार अपने भीतर की जंग लड़नी पड़ रही थी। उसी क्षण सभा के बाहर से आवाजें आने लगीं। जनता जो अब तक सिर्फ दर्शक थी, महल के द्वार तक पहुंच चुकी थी। वे कोई विद्रोह नहीं कर रहे थे, कोई हिंसा नहीं, वे सिर्फ न्याय की मांग कर रहे थे। यह वही जनता थी जिसने अर्जुन के बनाए हथियारों से खुद को सुरक्षित महसूस किया था। अब वे उसी लोहार के पक्ष में खड़े थे। राजा ने गहरी सांस ली। उन्होंने समझ लिया कि समय बदल चुका है। उन्होंने घोषणा की कि अर्जुन पर लगे सभी आरोप वापस लिए जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में अब किसी की हैसियत उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसकी निष्ठा और कर्म से तय होगी। सभा में सन्नाटा टूट गया। यह फैसला ऐतिहासिक था, लेकिन राजा यहीं नहीं रुके। उन्होंने काव्या और अर्जुन की ओर देखा और कहा कि प्रेम को आदेश से नहीं, स्वीकृति से जीवित रहना चाहिए। उन्होंने यह स्वीकार किया कि अगर काव्या ने सोच समझकर यह रास्ता चुना है, तो वह उसे रोकेंगे नहीं। काव्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह आंसू डर के नहीं थे, मुक्ति के थे। अर्जुन ने पहली बार खुद को छोटा महसूस नहीं किया। उसने समझा कि उसकी मेहनत, उसका साहस और उसका प्रेम सब व्यर्थ नहीं गया। फिर भी यह अंत नहीं था, यह एक शुरुआत थी। अर्जुन ने स्वयं आगे आकर कहा कि वह महल की छाया में नहीं जीना चाहता। वह चाहता है कि काव्या उसके साथ आम लोगों के बीच रहे, उन्हें समझे, उनके दुख सुख को जाने।
यह प्रेम आराम का नहीं, जिम्मेदारी का था। कुछ महीनों बाद विजयनगर ने एक अनोखा दृश्य देखा। कोई भव्य विवाह नहीं, कोई सोने चांदी की बरसात नहीं, एक साधारण समारोह जहां लोहारों की बस्ती और राजमहल दोनों एक साथ मौजूद थे। पहली बार वर्गों की दीवारें नहीं थीं। काव्या अब सिर्फ राजकुमारी नहीं रही थी, वह लोगों की आवाज बन चुकी थी। अर्जुन ने शस्त्रागार की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन सत्ता के घमंड के बिना उसने युवाओं को सिखाया कि हथियार बनाना ही नहीं, बल्कि उन्हें सही समय पर रोकना भी उतना ही जरूरी है। शत्रुघ्न को उसके अपराधों की सजा मिली। उत्तर का राजकुमार इतिहास का एक भूला हुआ अध्याय बन गया, और राजा विक्रमसेन, उन्होंने पहली बार चैन की सांस ली, यह जानकर कि उनका राज्य तलवार से नहीं, न्याय से चलेगा। कहानी का अंत किसी परिकथा जैसा नहीं था, लेकिन यह सच्चा था, क्योंकि यह कहानी सिखाती है कि प्रेम जब साहस बन जाए तो सबसे ऊंचे सिंहासन भी झुक जाते हैं, और एक गरीब लोहार भी इतिहास बदल सकता है अगर उसके हाथों में सिर्फ हथौड़ा नहीं, सच्चाई और प्रेम हो। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें, और ऐसे ही और भी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रेरणा देने वाला लगा, और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हर नई कहानी का अपडेट सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं अगले कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।